हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर क्लैट 2026 2.2। चलिए फिर इसका जो फर्स्ट पैसेज आया है, देखिए क्या है ना कि आप पहले से ही देख के डर जाते हो पैसेज देख के, या पहले से ही मन बना लेते हो कि यार ये तो SICI का है तो नहीं होगा। और ऊपर से तीन तीन जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, और तीन तीन जगह भी ठीक ही है, चार चार साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, चार चार साल के लिए ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर। तो आप पहले से ये सब अपने मन में बना लेते हो, तो उसके कारण आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, और अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि बहुत बेसिक और बहुत इजी पैसेज था ये नहीं, इनफैक्ट तीनों की तीनों पैसेज देखा पैसेज। थर्ड वाला देखा सर, PNC है ये तो, प्रोबेबिलिटी है ये तो, अरे देखते से एटलीस्ट नाम से आपको ये लग रहा है कि PNC प्रोबेबिलिटी आ गया एटलीस्ट पढ़ के। जीके का पैसेज पढ़ा नहीं आपने और बोल रहे हो कि सर इतना लेंदी कैसे ही नहीं हो सकता, ये तो एक पेज का पैसेज कौन देता है, 1.5 पेज का पैसेज। अरे यार आप देख के कैसे कमेंट कर सकते हो सर, आप इतना ब्रूटल हो रहे हो लास्ट डे पे। अरे लास्ट डे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोचिए ना कि आप देख के थोड़ी ना कमेंट कर सकते हो। वही बात हो गई ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप नहीं कमेंट कर सकते और नहीं करना चाहिए आपको कमेंट सिर्फ पैसेज को देख के। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जितने पैसेज थे, मैं पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, टफ नहीं थे। लेंदी है तो लेंदी का मतलब टफ थोड़ी ना होता, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी। क्वेश्चंस कितने इजी थे। तो आपको पहले से ही ऐसे पैनिक बटन ऑन नहीं कर लेना है पैसेज को देख के, सिर्फ ये सोच के कि सर इस पैसेज की बात करेंगे, तीन तीन चार चार साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। आप आराम से पैसेज पढ़ो, हार्डली आपको 10 सेकेंड लगते हैं पैसेज पढ़ने में, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरो ना। इसमें थोड़ा ना स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इसमें तो स्ट्रक्चर बनाना बेवकूफी है अगर आप इसमें स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो। जहां पर नीड लगेगी अपन वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया पे डील करेंगे। चलिए फिर मूव करते हैं एक बार इसके ओवरव्यू पे, फिर चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णा, अ क्लर्क एट अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी 2009। ठीक है। On retirement, he got rupees 24 lakhs as the retirement benefits. ठीक है। Meanwhile, he had saved rupees 12 lakh with him and also got a gift of rupees 4 lakhs from friends and family on retirement. Okay. तो यहां से बहुत क्लियरली समझ में आया, 24 लाख और 12 लाख 36 और 4 40। उसके पास ऑन 1 जनवरी 2009 40 लाख रुपए आ गए थे। ठीक है। अब वो क्या करता है ऑन द सेम डे, अब 40 लाख रुपए आ गए हैं तो वो अपने पास नहीं रखना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं ये पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ऑन द सेम डे ही इन्वेस्टेड 70% ऑफ द टोटल अमाउंट, इट मींस दैट 7 4 जा 28 लाख, 7 4 जा 28 लाख। तो उसने 28 लाख रुपए तो एक बैंक में, FD में, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिए फॉर 4 इयर्स। अब वो जो भी है कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, सो ना कि देखते साथ ही निकालना चालू कर देना है आपको, नहीं करना है। सिर्फ इतना समझना है कि ठीक है यार, FD जो है वो 10% सालाना उसको इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है। आगे मूव करते कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने को ये पता है कि जो FD है उसमें उसने 28 लाख रुपए लगाए थे, बस इतना समझ में आना चाहिए, और इतना मुझे पता है कि आपको आया है। ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, ऑफ द रिमेनिंग मतलब 12 लाख जो बचा उसके पास, ही इन्वेस्टेड हाफ इन लैंड। मतलब उसने 6 लाख रुपए तो कोई जमीन खरीद ली, 6 लाख रुपए में कोई छोटी जमीन खरीद ली उसने। द वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएटेड बाय, बढ़ती है 20% सालाना, लेकिन अगेन दूसरे साल 25% बढ़ेगी, तीसरे साल 25%, चौथे। क्यों करना है इसको डील, पढ़ लिया ना, बस बात खत्म हो गई। आगे मूव करते हैं। रिमेनिंग कितना बचा था, 6 लाख रुपए बचे थे। 6 लाख रुपए जो है उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, बचे 6 लाख रुपए का उसने सोना खरीद लिया। ठीक है। अब इसका भी मत देखो यार, मत देखो कि क्या हो रहा है सोने का, कैसा क्या भाव बढ़ रहा है। मूव करो पहले क्वेश्चन पे, ओवरव्यू ले लिया मैंने, मेरे को नहीं पढ़ना है बाकी क्वेश्चन, मेरे को नहीं सॉल्व करना है आगे का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे डील करूंगा, व्हाट वाज द वैल्यू इन रुपीज इन लैक्स ऑफ कृष्णाज इन्वेस्टमेंट ऑन January 1st 2010। अब देखो, अगर सॉल्व करते तो मतलब ही नहीं था ना, ये क्वेश्चन तो एक स्टेप का हो गया। मतलब 2009 से 2010 में एक साल हुआ, और एक साल में उसका जमीन का जो जो उसने इन्वेस्ट किया था, कहाँ, जमीन पे नहीं, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू बतानी है आफ्टर 1 ईयर, मतलब उसकी तीनों की, तीनों का एक एक साल के बाद जो पैसा बढ़ेगा वो बताना है। तो आराम आराम से देखते हैं। अब देखो, मैं बिना पेन के इसको करने वाला हूं, और आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि बिना पेन के करो ऐसे क्वेश्चन। 28 लाख पे पहले साल 10%, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एक ही बात होती है। तो 28 लाख का 10% क्या होगा, 2.8 लाख। बोलो हाँ या ना, 2.8 लाख। हाँ 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 बिल्कुल 2.8। आगे मूव करते हैं। इसके बाद उसने जो 6 लाख रुपए जमीन में इन्वेस्ट किया था, वो पहले साल 20% से बढ़ेगी। तो 6 लाख का 10% होता है 0.6, 20% होगा 1.2, इजी। 20% होगा 1.2, 10% 0.6, 20% 1.2।
आगे मूव करते हैं। उसने जो गोल्ड में पैसा लगाया था वो पहले साल 10% से बढ़ेगा। 6 लाख का 10% कितना होता है? 0.6। 6 लाख का 10% 0.6। बस इसको ही तो ऐड करना है। 6 और 2 8, 8 और 8 16, एक कैरी ओवर, तो ये आ जाएगा 4.6 लाख पैसा बढ़ जाएगा उसका। 40 लाख रुपए जो उसके हाथ में आए थे ना, अगर वो 40 लाख अपने घर में रख देता, कहीं छुपा देता, सर उसने गलत थोड़ा ना किया, चलो रख लेता अपने पास, तो 40 लाख के 40 ही होते। उसने अलग अलग जगह पैसा लगाया तो उसका 4.6 लाख बढ़ गया। मतलब उसका, उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसका जो पैसा था उसकी वैल्यू क्या हो गई अब? 44.6 लाख। 40 लाख पे 4.6 लाख बढ़ गए, 4,60,000 रुपए बढ़ गए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन एफडी 2012? देखो, 10 तक 1 साल, 11 तक 2 साल, 12 तक 3 साल। 3 साल के बाद एफडी में जो उसने पैसा लगाया था वो कितना हो जाएगा? तो अगेन मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। एफडी में पैसा जो है ना वो क्या कैसे बढ़ता है? 10% एनुअली बढ़ता है, 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअली बढ़ेगा तो आपको 3 साल के बाद बताना है। कितना लगाया था उसने एफडी में? 28 लाख रुपए लगाए थे, है ना। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 होल टू दी पावर टी। याद है आपको? ऐसा याद होना चाहिए। सर आपने दूसरी भी अप्रोच होता है, दूसरी अप्रोच से कर लो, कोई खास बात नहीं है। आप 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11 3 बार कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो, जो आपकी इच्छा होती है। सर प्लीज दोनों बता दो। हाँ दोनों बता देता हूं मैं, दोनों बता देता हूँ। लगाया कितना था? 28 लाख रुपए, ये 28 लाख, ठीक है, ये 28 लाख लगाया था। 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बाय 100, 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो कर लेते हैं, देखो 28 लाख, ये अपने आप अमाउंट आ जाएगा अपने पास, अब अपने आप अमाउंट आने वाला है। ये कितना आएगा? 1+1/10 इज 11/10, 1+1/10 इज 11/10, ठीक है। 28 लाख, बस आंसर आने वाला है। इंटू 11 का क्यूब होता है 1331, और 10 का क्यूब 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो फाइनली 1331 इंटू 28 कर दो, आपका काम हो जाएगा। 1331 इंटू 28, ठीक है। मैं 28 के टेबल डायरेक्ट बोल रहा हूँ। 28 इंटू 1 28, 84 और 2 86, 84 और 8 92, 28 इंटू 1 28, 37। मतलब 2 जीरो है ना, 2 जीरो। मतलब जो उसने 28 लाख रुपए लगाए थे वो कितने हो जाएंगे? 37,26,800, 37,26,800, ये वही लिखा है, 37 लाख। और बाकी डेसिमल में चला दिया, एक ही बात है। सर दूसरी अप्रोच कौन सी बता रहे थे? दूसरी अप्रोच भी बताता हूं मैं, आई होप आपको क्लियर हुई है। बेसिक फॉर्मूला अप्रोच होती है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल टाइम्स 1+r/100 होल टू द पावर टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरी अप्रोच देखो, क्या होता है ना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो इसे स्केलिंग होती है। 10 का 11 इंक्रीमेंट ऑफ 1/10, 10 का 11 दूसरे साल भी इंक्रीमेंट ऑफ 1/10, 10 का 11 इंक्रीमेंट ऑफ 1/10, ठीक है। ये 10 है तो इधर भी 10 लिखो, इधर 10 है तो इधर भी 10 10 लिखो, इधर 11 है तो इधर भी 11 11 लिखो। रो कंप्लीट करनी होती है। अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। मुझे चाहिए इनिशियल अमाउंट कितना प्रिंसिपल लगाया था, और फाइनल अमाउंट कितना हो गया। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 11 इंटू 11 इंटू 11 1331। आपको 1000 की वैल्यू पता है कितनी है? 28 लाख रुपए। क्लियर हुआ ये? आपको 1000 की वैल्यू पता है, उसने लगाया कितना था? 28 लाख रुपए लगाया था एफडी में। तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 2800। क्लियर हुआ? इधर भी कितना मल्टीप्लाई कर दो? 2800 मल्टीप्लाई कर दो। यही तो किया था अभी अपन ने, यही तो किया था अभी जस्ट अपन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। What was the value of his investment in gold after 4 years? ये 4 ईयर हो गए। देखो 9 से 10 एक साल, 10 से 11 दूसरा साल, 11 से 12, 12 से 13, 4 साल की कहानी है गोल्ड में। तो गोल्ड की कहानी देखते हैं एक बार अपन, गोल्ड की कहानी देखते हैं। क्या बोला है? 6 लाख रुपए जो उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, पहले 10% बढ़ेगा, फिर 10% कम होगा, फिर 50% बढ़ जाएगा, और चौथे साल कुछ भी चेंज नहीं आएगा। पहले 10 बढ़ेगा, फिर 10 कम होगा, फिर 50% बढ़ेगा। सुनना, मैं देखो कैसे डील करूंगा। 10 का 11 पहले साल, इंक्रीमेंट ऑफ 1/10। 10 का 9 दूसरे साल, डिक्रीमेंट ऑफ 1/10। 50% होता है 1/2, इंक्रीमेंट ऑफ 1/2, 2 रुपए के 3 रुपए हो जाना, इंक्रीमेंट ऑफ 1/2, ठीक है। इधर 10 है तो इधर भी 10, इधर 2 है तो इधर भी 2 2, 11 है तो 11 11, 9 है तो 9। अब मैं बोल रहा हूं यार कि आपको जब इनिशियल प्रिंसिपल और फाइनल से मतलब है तो क्यों जाना है फिर इसको सॉल्व करने? आप आराम से करो। इनिशियली अगर 200 होते तो फाइनली 9 3 27, ये 297 हो जाते। लेकिन 200 थे, या उसने 6 लाख रुपए लगाए थे, जीरो छोड़ दो, अभी छोड़ दो जीरोस की कहानी। 6 लाख रुपए लगाए तो मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 3, मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 891, और जीरोस लगा देंगे वो तो। आपको तो 891 से मतलब है, 6 लाख के 8,91,000 हो गए।
इजी क्वेश्चन. What was the value of his investment on land in land on January 1st 2013? ये क्वेश्चन मार्क है ना, 2013. अब बताओ, फिर से वही 4 साल की कहानी है ना. 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 4 साल की कहानी है. लैंड की बात हो रही है, तो लैंड में क्या चल रहा है, उसका 6 लाख रुपए जो उसने जमीन ली थी, उस पर क्या चल रहा है देख लेते हैं. जो उसने लैंड ली थी ना, उस पर पहले 20% बढ़ेंगे, फिर 25% बढ़ेंगे, फिर 25% बढ़ेंगे, फिर 20% कम हो जाएंगे. 20, 25, 25, 20, 20, 25, 25, 20. ध्यान से सुनना. 20, 25, 25, 20. सर ये क्या किया, प्लीज सर एक और बार. बिल्कुल. 20% का बढ़ना होता है इंक्रीमेंट ऑफ 1/5. 25% का बढ़ना होता है इंक्रीमेंट ऑफ 1/4. 25% का बढ़ना होता है इंक्रीमेंट ऑफ 1/4. 20% का कम होना होता है डिक्रीमेंट ऑफ 1/5. इधर 4 है तो इधर 4, इधर 4 है तो 4 4, इधर 5 है तो 5 5 5, 6 है तो 6 6 6, 5 है तो 5 5, 5 है तो 5. क्या मतलब है इससे, काटो इसको. क्यों लिखते हो आप? इनिशियल से मतलब है और फाइनल से मतलब है. क्या कुछ कॉमन दिख रहा है इनिशियल और फाइनल में? हाँ सर 5 कॉमन दिख रहे हैं. कुछ कॉमन और दिख रहा है क्या? हाँ सर 4 भी कॉमन दिख रहा है. और कुछ? हाँ सर एक और 5. और कुछ? सर 2 भी तो कॉमन है. बिल्कुल 2 भी कॉमन है, बिल्कुल 2 भी कॉमन है. मतलब 2 का 3 कर लिया उसने. जमीन पे पैसा लगा के 2 का 3 कर लिया. जमीन पे 2 रुपए लगाता तो 3 रुपए हो जाते 4 साल बाद. लेकिन उसने लगाए कितने थे? 6 लाख रुपए लगाए थे. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 3 लाख. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 3 लाख. मतलब कितने हो जाएंगे? 9 लाख हो जाएंगे उसके. 9 लाख रुपए इन लैक्स. थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो. थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो आप. चलो, ये तो अपन कर करके थक चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पैसेज. ये तो बनना चाहिए था आपसे. नहीं बना तो देख लो क्या करना था. बाकी ऐसे पैसेज बहुत कर चुके हैं अपन. बहुत कर चुके हैं. मतलब अगर आपने ये नहीं बनाया तो मुझे दुख होगा. बहुत दुख होगा कि आपने ऐसा पैसेज नहीं बना आपसे. ये बहुत सारे कर चुके हैं यार. यही यही तो किया है अपन ने. 505 क्वेश्चन कर लिए अपन ने बुकलेट के. चलो, देखो. देखो देखो कोई बात नहीं. चलो, मई जून जुलाई अगस्त. मई जून है ना, जून जुलाई अगस्त टोटल. और ये इसके लिए आपको कौन कौन सी टी दे रखी है? दार्जिलिंग और आसाम. ठीक है, दार्जिलिंग आसाम. और एक टोटल का. ये अपन ने एक रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लिया. अब चालू हो जाते हैं अपन वैल्यूज पुट करना. वैल्यूज शुरू में ही दे रखी है. टोटल जो मे का है, टोटल जो मे का है, वो कितना दे रखा है आपको? 2400. तो मे का टोटल अपन लिख लेते हैं 2400. ये जो है विच इज 50% मोर देन द टोटल बॉक्सेस इन अगस्त. अगस्त से 50% मोर है. इंक्रीमेंट ऑफ 1/2. ये 3 होगा तो ये 2 होगा. ये 3 होगा तो ये 2 होगा. 3 की वैल्यू 2400 तो 2 की वैल्यू 1600. आगे मूव करते हैं. इसके बाद उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग टी टू आसाम टी इन अगस्त इज 3:5. दार्जिलिंग टू आसाम 3:5 है. 3:5 है. 3 और 5 8 की वैल्यू 1600, तो 3 की वैल्यू 600, तो 5 की वैल्यू 1000. डायरेक्ट करो अब. इसके बाद है ना, जो ये डेटा है काम का नहीं है, तो मुझे आगे मूव करना पड़ेगा. ये डेटा भी काम का नहीं लग रहा है मुझे. हाँ, ये डेटा जरूर काम का है. तो जो डेटा मैं यूज करते जाऊंगा ना, उसको मैं अंडरलाइन करूंगा. ठीक है. नंबर ऑफ दार्जिलिंग टी बॉक्सेस इन मे इज 200 मोर देन दैट इन आसाम इन द सेम मंथ. देखो सुनना. दार्जिलिंग टी के जो बॉक्सेस हैं मई में, वो 200 ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेम मंथ इन आसाम. ठीक है. अब बताओ, 200 ज्यादा है तो पहले बताओ 2400 का आधा कितना होता है? 1200. अगर ये दोनों 1200 1200 होते तो डिफरेंस तो होता ही नहीं. डिफरेंस तो होता ही नहीं. मुझे 200 का डिफरेंस बनाना है, तो एक को 1200 से 100 कम कर दो, एक को 1200 से 100 बढ़ा दो. एक को 1200 से 100 बढ़ा दो, एक को 1200 से 100 कम कर दो. डिफरेंस भी 200 का है और सम भी 2400 का है. बोला है उन्होंने ऐसा, इसीलिए. आगे मूव करते हैं. इसके बाद वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से सुनो क्या बोला मैंने. आगे मूव करते हैं. नंबर ऑफ दार्जिलिंग टी बॉक्सेस इन अगस्त एंड नंबर ऑफ आसाम टी बॉक्सेस इन जून. अगस्त और जून का रेशियो दे रखा है 2:3 का. ये 2 का और ये 3 का. अब बताओ, 2 की वैल्यू कितनी है? 1600. तो 3 की वैल्यू समझ में आया आपको? नंबर ऑफ दार्जिलिंग. अरे यार, दार्जिलिंग का दे रखा है, ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप. क्या बोला फिर से सुनो. नंबर ऑफ दार्जिलिंग टी बॉक्सेस सोल्ड इन अगस्त. दार्जिलिंग टी बॉक्सेस सोल्ड इन अगस्त, है ना. एंड नंबर ऑफ आसाम टी बॉक्सेस सोल्ड इन जून. जून जून इज इन द रेशियो 2:3. ये 2 है तो ये 3 है. ये 2 है तो ये 3 है. ऐसा. टोटल बॉक्सेस टोटल बॉक्सेस इन जून इज 25% मोर.
टोटल बॉक्सेस इन जून इज 25% मोर देन इन अगस्त। अगस्त के टोटल से 25% मोर, इसका 25% आधे का आधा, 800 का आधा, 400 ज्यादा, ये 400 ज्यादा, ये 400 ज्यादा, ये 1100। खत्म हो गया पैसे, बस एक लाइन और बची है। इसके बाद उन्होंने बोला है, इसके बाद बोला है while total boxes in May is 25% less than that in July। 25% लेस मतलब देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1/4। ये 4 तो ये 3, 3 की वैल्यू 2400 मल्टीप्लाई करो 800, 8 4 3200, 8 4 3200। बस एक लास्ट लाइन जो अपन ने शुरू में यूज नहीं की थी, वो क्या थी वो भी अपन रीड कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा बोला था, ये शुरू की जो लाइन थी, नंबर ऑफ दार्जिलिंग टी बॉक्सेस इन जून, दार्जिलिंग इन जून इज 100 मोर देन दैट ऑफ आसाम इन जुलाई। 100 मोर है, 100 मोर है, आसाम इन जुलाई से 100 मोर है ये जून का दार्जिलिंग का डेटा। क्लियर हुआ आपको? तो ये वाला डेटा कितना आ जाएगा, 2200। खत्म हो गया पैसेज। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टी बॉक्सेस सोल्ड इन ऑल द 4 मंथ्स कंबाइंड? ऑल द 4 मंथ्स कंबाइंड, चलो कर लेते हैं। देखो 2000 और 2400, 4400, 4400 और 1600, 6000, 6000, 9200, कितना आ जाएगा टोटल? 9200। इजी क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दार्जिलिंग टी बॉक्सेस टू द आसाम टी बॉक्सेस इन जून। दार्जिलिंग और आसाम का रेशियो जून में, दार्जिलिंग और आसाम का रेशियो जून में 11 और 9 का है। क्या रेशियो है? 11 और 9 का रेशियो है। आगे मूव करते हैं। नंबर ऑफ दार्जिलिंग टी बॉक्सेस सोल्ड इन मंथ ऑफ अगस्त इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन जून? इन द मंथ ऑफ अगस्त is what percent of the total number of Assam tea boxes in June? पर what percent बताना है, ये भी अपन बहुत कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। दार्जिलिंग का अगस्त में डेटा, आसाम का जून से डेटा कंपेयर करना है। दार्जिलिंग अगस्त, आसाम जून। दार्जिलिंग अगस्त, आसाम जून। 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900? 6/9, 2/3। जल्दी बताओ 2/3, बहुत कर चुके हैं अपन 2/3। आगे, what is the difference between the total number of Darjeeling tea boxes and Assam tea boxes in all the 4 months together? ठीक है, दार्जिलिंग और आसाम का आपको डिफरेंस बताना है ऑल द 4 मंथ्स का। कर लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अपन ने 9200 निकाला था, इसको कर लेते हैं 1100 और 900, 2000, 3000, 4000, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 5200, है ना? डिफरेंस ले लिया, तो इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितने का है? 1200 का। कितने का डिफरेंस आ जाएगा अपना आंसर में? 1200 का डिफरेंस। क्लियर हुआ क्या? अब आपको लगेगा सर ये तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी आ गया। नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन से मत सोचा करो इतना सब। देखो क्या बोला है, मानव, प्रणव, राघव और शंभव में इन्होंने टोटल 150 मार्बल्स ली थी। हर कोई जो है ना, हर कोई जो है वो कम से कम 15 मार्बल्स तो लेगा, सब कम से कम 15। और हर किसी के पास डिफरेंट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबने सेम सेम नंबर ले लिया, कोई दो भी नहीं होने चाहिए सेम नंबर वाले। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। इफ ईच वन ऑफ देम कलेक्टेड इवन नंबर ऑफ मार्बल्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्टेड बाय वन ऑफ देम कैन बी। मुझे मैक्सिमम नंबर बताना है किसी एक का। अब मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर चाहिए, मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए। टोटल 150 भी रखना है, डिफरेंट नंबर्स भी रखना है, इवन नंबर्स भी रखना है। तो मैं लास्ट 3 को सबसे कम से कम नंबर दूंगा। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन भी अपन। कम से कम नंबर दूंगा तो सबसे ज्यादा से ज्यादा बचा हुआ नंबर किसको जाएगा? पहले वाले को। वही तो करना है, मैक्सिमम नंबर बताना है पहले वाले का। तो कम से कम इवन नंबर कितना होता है सर? 2 होता है। अरे यार, मिनिमम 15 भी तो देनी है, ये भी तो ध्यान रखो आप। तो 16, 16 16 दे दूं? नहीं दे सकता, डिफरेंट भी तो होनी चाहिए, पैसेज की रिक्वायरमेंट है। ईच वन गॉट अ डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल्स। बस 18 18 18 54, 150 में से 150 में से 54 को माइनस कर दो, बचा हुआ नंबर इसको दे दो आप, बचा हुआ नंबर इसको दे दो। इजी क्वेश्चन। क्लियर हुआ आपको? आगे मूव करते हैं। इफ ईच ऑफ देम कलेक्टेड एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, अगेन मैक्सिमम चाहिए आपको, अगेन आपको चाहिए मैक्सिमम। सम तो 150 मार्बल्स का होना चाहिए, सबको ऑड डिफरेंट मार्बल्स चाहिए। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा? 15, फिर 17, फिर 19, क्योंकि डिफरेंट भी देना है ना, और छोटे छोटा देना ताकि अपने आप फर्स्ट वाले को मैक्स टू मैक्स दे पाऊं मैं। 17 17 17 मतलब इन तीनों का सम 51। तो 150 में से मैं 51 माइनस कर दूंगा, बची हुई मार्बल जो सबसे बड़ी है वो किसको दे दूंगा? फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले को। मूव करते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। इफ ईच ऑफ देम कलेक्टेड ओवर 30 मार्बल, सबको 30 के तो ऊपर ही मिली है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्टेड बाय वन ऑफ देम कैन बी। अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, सेम सेम बट डिफरेंट। देखो 30 के ऊपर तो देनी ही पड़ेगी, 30 के ऊपर तो देनी ही पड़ेगी। तो एक को 31 दो, एक को 32 दो, एक को 33। सर इवन ऑड, अरे नहीं, ये तो मत करो, बस डिफरेंट होने चाहिए तीनों नंबर।
और छोटे से छोटे होने चाहिए 30 के ऊपर, तो 30 के ऊपर सबसे छोटा नंबर 31, डिफरेंट देना है तो 32, 33, 96 अभी तक बांट चुका हूं 150 में से, तो बची हुई कितनी दे दूंगा इसको, बचे हुए को 54 मार्बल्स, यही तो मैक्सिमम नंबर है 54 मार्बल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ईच ऑफ देम कलेक्टेड एन ऑड नंबर ऑफ मार्बल्स एंड राघव कलेक्टेड 73 मार्बल्स, ये तो मतलब फर्स्ट पे ही आ गया। कैसे बोल रहे हो सर फर्स्ट पे? अरे यार 150 मार्बल बांटनी है सबको, 15 15 15 भी मिनिमम देनी है, तो ये 73 मार्बल तो फर्स्ट पे आ ही गया होगा। कैसे दे सकते हो? 77 मार्बल्स तो बच ही रही है, 150 में से अगर आप 73 माइनस करते हो तो 77 तो बच ही रही है, ये तो फर्स्ट पे आना ही है, फर्स्ट वाले को, राघव को, ये तो आएगा ही फर्स्ट पे। अब क्या बोला है, सबको ऑड नंबर तो देना ही है, लेकिन आपको मिनिमम डिफरेंस बताना है फर्स्ट और सेकंड वाले का, इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस बताना है। इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस कब होगा? जब सेकंड वाले को मैं मैक्स टू मैक्स दूंगा, जब सेकंड वाले को मैक्स टू मैक्स दूंगा, जब सेकंड वाले को मैक्स टू मैक्स दूंगा। सर ऐसा कैसे? अरे यार आप खुद सोचो ना यार, मेरे को फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस मिनिमम करना है, और मेरे पास 77 मार्बल्स ही बची है बांटने को, तो मैं सेकंड वाले को मैक्स टू मैक्स देना चाहता हूँ, कितना मैक्स टू मैक्स दे सकता हूँ मैं, तभी तो डिफरेंस इन दोनों का मिनिमम हो पाएगा। डिफरेंस मिनिमम करना है मेरे को, डिफरेंस इन दोनों का मिनिमम करना है। 77 मार्बल्स हाथ में है, तो इनको कम से कम दूंगा, तीसरे चौथे को कम से कम मैं निपटा के आता हूं मैं पहले, है ना, तीसरे चौथे को कम से कम में निपटा के आते हैं अपन पहले, देखो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तीसरे चौथे को कम से कम में निपटा के आते हैं, और ऑड नंबर का ध्यान रखना आप। इसको कितनी देते? 15 दे देते ना, बढ़िया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 की है सर, ये कहाँ लिखा है? पैसेज में लिखा है, पैसेज की इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है, ये क्वेश्चंस की तो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन चल रही है। इसको मेरी इच्छा है 15 ही देने की, लेकिन मेरे को डिफरेंट और डिफरेंट मार्बल्स देनी है, और ऑड नंबर भी देना है, तो मैं दूंगा 17, मैं दूंगा 17। ठीक है, अभी तक 32 बांट चुका हूं, 77 में से 32 बांट चुका हूं मैं, तो कितनी बच रही है मेरे पास? 45 मार्बल्स बच रही है। कितनी बच रही है? 45 मार्बल्स, इसको दे दूंगा, मैक्स टू मैक्स दी मैंने। तब भी देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा ही आ रहा है इन दोनों के बीच में, मैंने मैक्स टू, अब इससे 45 से कम देता ना इसको, तो डिफरेंस और बढ़ जाता फर्स्ट और सेकंड में। तो मैंने क्या किया, लास्ट दो को कम से कम दी, ताकि मैं सेकंड वाले को 45 तक पहुंचा पाया। अब उन दोनों का डिफरेंस फिर भी रिलेटिवली तो मिनिमम है ना, इन दोनों का डिफरेंस रिलेटिव तो मिनिमम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 28 का, 28 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों पैसेज क्लियर हुए होंगे, ये क्लैरिटी आई होगी कि सिर्फ कवर को देख के बुक जज नहीं करनी है अपने को। जीके के पैसेज लंबे थे तो इसमें आंसर्स ही छुपे हुए थे, पैसेज लेंदी थे तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो टफ होते हैं। चलिए, ऑन दिस नोट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।